नमस्कार दोस्तों, पुनीत एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने परिमेय अपरिमेय विषय में बात की थी दोस्तों, और उस पर एक एग्जाम्पल भी आपको कराया था दोस्तों कि सिद्ध कीजिए √3 एक परिमेय संख्या है। हम इस पर आप सभी को बहुत से एग्जाम्पल कराएंगे दोस्तों। √3 का करा दिया, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, √11 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे आप सभी अपरिमेय संख्या का सिद्ध कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों देखिएगा, हमारा जो पैटर्न रहेगा दोस्तों, पहले हम एग्जाम्पल कराएंगे दोस्तों, उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे। ये जो कक्षा 10 का क्लास 10th का जो ये कोर्स शुरू हो रहा है दोस्तों, इसमें हम पहले एग्जाम्पल्स कराएंगे। कोई भी टॉपिक जैसे होता नहीं कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद हमें एक्सरसाइज पर आना है। तो इस बात पर विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। विधिवत आपको एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ये कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि नहीं, वास्तव में हमारा इधर से बेहतर से बेहतर हो रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम गुणनखंड क्या होता है इस पर बात कर लेते हैं। गुणनखंड, गुणनखंड दोस्तों दोस्तों वह संख्या जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है। वह संख्या जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है, उस संख्या की गुणनखंड कहलाती है दोस्तों। वह संख्या जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है, उस संख्या की गुणनखंड कहलाती है दोस्तों। तो हम इस बात को लिख लेते हैं दोस्तों। वह संख्या जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है, पूर्णतः संख्या जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है, वह संख्या जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है, उस संख्या की अब यहां संख्या कौन सी रहेगी दोस्तों? विभाजित होने वाली संख्या। उस संख्या की मतलब विभाजित होने वाली संख्या की विभाजित होने वाली संख्या की उस संख्या की मतलब विभाजित होने वाली संख्या की गुणनखंड कहलाती है दोस्तों। ने क्या कहा दोस्तों कि गुणनखंड क्या होता है? वह संख्या जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है दोस्तों, वो उस संख्या की गुणनखंड कहलाती है। जैसे जैसे दोस्तों, अगर हम यहां पर 28 लेते हैं दोस्तों, 28 का गुणनखंड 28 का गुणनखंड लेते हैं दोस्तों, देखिएगा 28 किससे कटता है दोस्तों? कौन सी ऐसी संख्या है जो 28 को पूरी पूरी तरह से विभाजित कर देती है दोस्तों? तो एक हो गया दोस्तों 1, फिर 2 से भी कट जाएगा दोस्तों, 3 से तो कटेगा नहीं दोस्तों, फिर 4 पे आ जाएंगे, 4 से कटेगा दोस्तों, 7 से कटेगा, फिर दोस्तों 14 से कटेगा, फिर दोस्तों 28 से कटेगा, है ना? तो इसकी गुणनखंड कितने हो गए दोस्तों? इसके गुणनखंड इतने हो गए दोस्तों। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा दोस्तों, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा और 28 से कटेगा। तो गुणनखंड के लिए विषय में हमने क्या बताया दोस्तों? वह संख्या जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है, पूर्ण रूप से विभाजित कर देती है दोस्तों, वह संख्या उस संख्या की गुणनखंड कहलाती है ना दोस्तों? तो दोस्तों गुणनखंड निकालने के लिए हमारे पास 2-3 तरीके हैं दोस्तों, 2-3 मेथड है, और आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है दोस्तों। जैसे पहला हम मेथड करते हैं अभाज्य गुणनखंड की वृक्ष विधि। दोस्तों अभाज्य
गुणनखंड की तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब यह है दोस्तों, यहां पर हम वही गुणनखंड लेंगे किसी भी संख्या का जो अभाज्य हो, है ना। यहां पर जैसे हमने पूरा गुणनखंड ले लिया, यहां पर देखिए भाज्य भी ले लिया, अभाज्य भी ले लिया, है ना, अभाज्य भी ले लिया, लेकिन यहां पर वो गुणनखंड लेंगे जो अभाज्य हो। अभाज्य गुणनखंड की वृक्ष विधि दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड की वृक्ष विधि, ट्री मेथड ऑफ प्राइम फैक्टर्स। देखिएगा दोस्तों, वृक्ष विधि ऐसा विधि जिसमें अभाज्य गुणनखंड को वृक्ष के रूप में प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों। हम इसमें लिख दे रहे हैं वह विधि जिसमें अभाज्य गुणनखंड को वह विधि जिसमें अभाज्य गुणनखंड को अभाज्य गुणनखंड को वृक्ष के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। वृक्ष के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। वह विधि जिसमें अभाज्य गुणनखंड को वृक्ष के रूप में प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड विधि कहलाती है। जैसे हम 28 का ही निकाल लें, 28 की वृक्ष विधि, है ना दोस्तों। अगर हम 28 का निकालते हैं तो देखिएगा दोस्तों, हम इसमें इसके दो पार्ट करेंगे दोस्तों। अब सबसे पहले ये किस संख्या से करता है, कौन सी ऐसी अभाज्य संख्या है जिससे 28 करता है दोस्तों, तो दो से दोस्तों 28 करता है, तो यहां पर 2 लिखेंगे। और 2 से कितनी बार करता है दोस्तों, 2 से 14 बार करता है ना, 14 दूना 28। फिर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, फिर हम इस भाई अभाज्य को छोड़ेंगे, हमने अभाज्य एक बाहर कर लिया, फिर जो भाज्य है उसका फिर 2 पार्ट करेंगे दोस्तों। फिर ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा दोस्तों, और फिर 7 से कटेगा। अब देखिए दोस्तों, ये भी अभाज्य है, 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 ये भी अभाज्य है। जब अभाज्य आ जाएगा दोस्तों तो हम रुक जाएंगे, है ना। यही है दोस्तों अभाज्य गुणनखंड की वृक्ष विधि, यही हमारे पास है अभाज्य गुणनखंड की वृक्ष विधि। अब देखिएगा दोस्तों, हम एक संख्या और लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया दोस्तों 256, हमने ले लिया 256। ध्यान दीजिएगा, हमने इसका 2 पार्ट किया। क्यों किया, क्योंकि ये एक भाज्य संख्या है। हमें एक अभाज्य एक भाज्य, जब तक दोनों अभाज्य अभाज्य ना आ जाए, जब तक लास्ट का दोनों अभाज्य ना आ जाए दोस्तों, तब तक हमें ट्री बनाते जाना है दोस्तों। देखिएगा, ये 2 से कटता है, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 दोस्तों, है ना। फिर ये 2 से कटता है दोस्तों, 2 छंग 12, 2 चौको 28, है ना दोस्तों। फिर ये 2 से कटता है, 2 दूनी 2 त्याई 6, 2 दूनी 4 दोस्तों। फिर ये 2 से कटता है दोस्तों, फिर ये 2 से कटता है, तो देखिए 2, जब तक हमें अभाज्य संख्या मिलती जाएगी, जब तक दोस्तों हमें भाज्य संख्या मिलती जाएगी, तब तक हम सॉल्व करते जाएंगे, है ना। देखिएगा दोस्तों, फिर ये 2 से कटता है, फिर ये 8 से दोस्तों, फिर दोस्तों फिर ये 2 से कटता है, फिर ये 4 से कटता है दोस्तों, है ना। देखिए हमें मिलता गया, अब नीचे भी 4 मिला है दोस्तों, 4 का हम लोग दोस्तों यहां लिख के कर दे रहे हैं, 4 को हम लोग यहां लिखना, फिर 2 मिला और फिर 2 मिला। ये दोस्तों हमारे पास अभाज्य मिल गया, अभाज्य मिल गया। जब तक देखिए हम लोग ट्री की स्टार्टिंग भाज्य से करेंगे दोस्तों, दी गई संख्या से करेंगे, लेकिन हमारा जो उसका एंड होगा दोस्तों, जो खत्म होगा ट्री हमारा, वो कहां पर खत्म होगा, जब तक दोनों अभाज्य ना आ जाए दोस्तों, तब तक हम ट्री मेथड अप्लाई करते जाएंगे दोस्तों, है ना। ये तरीका है दोस्तों। इसमें आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा दोस्तों। मान लीजिए सपोज करिए ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम बताएंगे दोस्तों, इस पर क्वेश्चन आता है, बाद में बताएंगे आपको। देखिएगा, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। एक बार फिर रिवाइज कर दे रहे हैं। गुणनखंड वह संख्या जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है दोस्तों, उस संख्या
की गुणनखंड कहलाती है। कौन सी संख्या की विभाजित होने वाली संख्या की गुणनखंड कहलाती है दोस्तों। जैसे 28 का गुणनखंड हमने निकाल लिया, 28 1 से कटता है दोस्तों, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 7 से कटता है, 14 से कटता है, 28 से कटता है दोस्तों। अभाज्य गुणनखंड की वृक्ष विधि, ट्री मेथड ऑफ प्राइम फैक्टर, देखिएगा दोस्तों, वह विधि जिसमें अभाज्य गुणनखंड को वृक्ष के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। देखिए एक वृक्ष टाइप का बन रहा है कि नहीं बन रहा है दोस्तों, है ना। तो हमने क्या किया, ये 28 2 से कटता है तो 2 इधर लिखा, और जितनी बार कटता है उतनी बार यहां लेंगे। देखिएगा दोस्तों, ये 28 2 से कटता है, 28 2 से कटता है, लिखा 2, और जितनी बार में जाता है उतनी बार यहां लिखते हैं दोस्तों। फिर ये 2 14 2 से कटता है दोस्तों, तो जितनी बार कटता है उतनी बार हम लोग ले जाएंगे इधर दोस्तों, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेम हमारा ये भी है। हम आगे एक काम करते हैं दोस्तों, हम आपको ये बता दे रहे हैं कि इसमें कोई वृक्ष वाले में कैसे कुछ पूछा जाता है दोस्तों। जैसे देखिएगा, हमारे पास एक है दोस्तों, जैसे 64 है दोस्तों, देखिएगा हमारे पास 64 है, और इसका बोला है वृक्ष, ये आपको दिया गया है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं बोला, बस आपको बोला है कि x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। आपसे ये कहा गया है कि x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा, यहां पर x है कहां, x है ये दोस्तों, यहां x, एक काम करिए यहां पर x और y दोनों कर लेते, x तथा y का मान ज्ञात कीजिए, x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। फिर यहां दोस्तों, फिर यहां दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, फिर यहां दोस्तों, फिर यहां पे ये दोस्तों कहा गया है कि हमें x और y का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। देखिएगा हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों, यहां पे हम लोग लिख रहे हैं, देखिए हमने आपको क्या बताया, जैसे इस पर आइए, हमने आपको क्या बताया, 28 जिससे कटता है वो यहां पर लिखेंगे, और जितनी बार में कटता है वो यहां पर लिखेंगे। इसका मतलब क्या दोस्तों, इसका मतलब क्या, जैसे हर एक वृक्ष में इसका मतलब क्या दोस्तों, जैसे हर एक वृक्ष में इस इतने भाग का क्या मतलब है, हर एक वृक्ष में इतने भाग का क्या मतलब है, हर एक वृक्ष में इतने भाग का क्या मतलब है, हर एक वृक्ष में इतने भाग का क्या मतलब है, हर एक वृक्ष में इतने भाग का क्या मतलब है, तो समझिएगा इतने भाग का दोस्तों ये मतलब है कि जो ये वाली संख्या है, देखिएगा दोस्तों, जो ये वाली संख्या है इतना बटे जो ये वाली संख्या है वो इतना, और ये बराबर आएगा दोस्तों 14 की। हर एक बार, हर एक में ये इसी यही मतलब है दोस्तों। जैसे इसमें आ जाए, इस वाले गोले में, तो 14 बटे ये 2 दोस्तों, और बराबर 7। देखिए दोस्तों ये हो गया दोस्तों। फिर इस पर आ जाइए दोस्तों, हर एक बात का यही मतलब है, यहां पर इस ट्री का, हर एक ट्री, जो ट्री की शाखाएं बन रही है दोस्तों, हर एक शाखाओं का यही मतलब है, 256 बटे 2 बराबर 128। अब इस पर बात कर लीजिए दोस्तों, 128 बटे 2 बराबर 64। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, देखिएगा हम इसको हटा देंगे, देखिए यहीं पे कर दे रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, यहां हमने क्या कहा, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का यह मतलब है दोस्तों कि 64 बटे x बराबर 32, है ना। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 64 को रोकेंगे, 32 को नीचे ले आएंगे दोस्तों, 32 इधर आ जाएगा दोस्तों, और x उधर चला जाएगा, है ना। अब 32 एक 32, 32 दूना 64, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों, x बराबर 2 आ गया। बात समझ में आई दोस्तों, x बराबर क्या आ गया, x बराबर 2 आ गया। इस x का मान क्या आ गया दोस्तों, इस x का मान 2 आ गया। अब देखिएगा दोस्तों, हमें y निकालना है। फिर हमने क्या कहा, हर एक शाखा का क्या मतलब है ये, अब इस बात का क्या मतलब है, इस बात का दोस्तों ये मतलब है
कि देखिएगा 16/2 बराबर y, यही तो मतलब है दोस्तों, सेम पैटर्न। भाई हमने इतना बटे इतना करके इतने के बराबर किया, सेम इतना बटे इतना करिए, इसके बराबर करिए। अब देखिएगा दोस्तों, 2 एकड़ नम 2, 2 अट्ठे 16, तो y का मान क्या आ गया, y का मान आ गया 8, है ना दोस्तों। y का मान क्या आ गया, y का मान आ गया 8 दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारे अभाज्य गुणनखंड की वृक्ष विधि। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, अब हिंडले समापवर्त, मल्टीपल्स। समापवर्त क्या होता है दोस्तों, समझिएगा कि वह संख्या, वह संख्या जो सभी से कट जाती है दोस्तों, सभी से विभाजित हो जाती है। यहां पर दोस्तों सभी से, सभी का मतलब ये ना समझिएगा कि जितनी दुनिया में संख्या है सभी से, जिसके रिस्पेक्ट में, जितनी संख्याओं के रिस्पेक्ट में बात की जाएगी दोस्तों। जैसे हमको मान लीजिए 4 संख्या दी गई, 25, 24, 28, या 25, 24, मान लीजिए 243। अब केवल 25, 24 और 243 से ही कटनी चाहिए दोस्तों। ये ना कि उसमें पूरे यूनिवर्स में जितनी संख्याएं हैं आप उन संख्याओं को खोजने लगिए, ऐसा मत करिएगा दोस्तों। क्योंकि परिभाषा, ये परिभाषा मैंने, एक होता नहीं कि हाँ खुद से ही समझ के खुद से ही बताया है, ये नहीं कि दोस्तों हमने परिभाषा किताब में देखी हो। तो इसलिए इन इस सभी का मतलब कुछ और मत निकालिएगा, केवल इस रिस्पेक्ट, इसके रिस्पेक्ट में, क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में, या दिए गए संख्याओं के रिस्पेक्ट में। दिए गए संख्याओं के रिस्पेक्ट का मतलब यह है कि जितनी संख्याएं हमारे पास दी जाएंगी केवल उन्हीं सभी संख्याओं की बात की गई है ना। तो समापवर्त क्या होता है, वह संख्या जो सभी से विभाजित हो जाती है दोस्तों, वह संख्या जो सभी से विभाजित हो जाती है, वह संख्या जो सभी से विभाजित हो जाती है दोस्तों, समापवर्त कहलाती है। वह संख्या जो सभी से विभाजित हो जाती है दोस्तों, समापवर्त कहलाती है। चाहिए तो लिख लीजिए, समापवर्त कहलाती है दोस्तों। वह संख्या जो सभी से विभाजित हो जाती है दोस्तों, समापवर्त कहलाती है ना दोस्तों, समापवर्त कहलाती है। अब हेडिंग डालिए दोस्तों, लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त, इसे बोलते हैं दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में छोटे, इसको लासा, या अंग्रेजी में बोलते हैं दोस्तों एलसीएम, है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल दोस्तों, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिएगा दोस्तों, लासा क्या होता है, यहां पर दोस्तों समापवर्त हमने पढ़ाया, और समापवर्त के बाद हमने आपको लासा पढ़ा। लघु सॉरी 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 लघुत्तम समापवर्त, इसको सही से कर लेते हैं दोस्तों, लघुत्तम समापवर्त। देखिएगा थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, लघुत्तम समापवर्त, है ना दोस्तों। तो ये चीज लघुत्तम समापवर्त, समझिएगा दोस्तों। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से, दिए गए सभी संख्याओं से
पूर्णतः विभाजित हो जाती है दोस्तों, जो दिए गए सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है ना दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, लघुत्तम समापवर्त्य कहलाती है दोस्तों। लघुत्तम समापवर्त्य कहलाती है ना दोस्तों। वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी, हाँ, जो दिए गए सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है दोस्तों, लघुत्तम समापवर्त्य कहलाती है। इसे हम लोग लासा भी बोलते हैं दोस्तों, एलसीएम बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं दोस्तों। अब समझिएगा कि आखिर इसका मतलब क्या है। देखिए, जैसे इसके उदाहरण पे आ जाइए दोस्तों, जैसे जैसे हमने क्या किया, हमने ये लिख दिया दोस्तों 32, है ना। 32 के बाद दोस्तों हम ले रहे हैं 127, और 127 के बाद हम आ जा रहे हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए 15। अब हमें बोला है का लासा ज्ञात कीजिए, का लासा ज्ञात कीजिए। दोस्तों, लासा भी ज्ञात करने के हमारे पास बहुत से तरीके हैं दोस्तों, है ना। हम दो तरीका हम आपको बताते हैं, और उम्मीद करेंगे कि आपको दो तरीके बहुत अच्छे लगेंगे दोस्तों। दोस्तों, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, व्यूज नहीं आ रहे हैं दोस्तों। देखिए, कहीं ना कहीं आप इस बात को समझिए कि जिस कॉन्सेप्ट, पहले हमारा उद्देश्य दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ये नहीं कि डायरेक्ट हम आकर और एक्सरसाइज पर आ जाएं दोस्तों, या दो एक कॉन्सेप्ट बताएं आगे बढ़ जाएं। हमने क्या किया दोस्तों, पहले हमने नंबर सिस्टम शुरुआत की, जिससे कुछ आइडिया हो जाए दोस्तों मैथमेटिक्स को लेकर, कुछ आइडिया हो जाए दोस्तों मैथमेटिक्स को लेकर। मैंने अपनी तरफ से पूरी बेहतर तरीके से दोस्तों समझाने का पूरा प्रयास किया। अब हम कक्षा 10 के मैथ के सिलेबस को, न्यू सिलेबस जो 2024-25 का है दोस्तों, उसको हम उठाए हैं दोस्तों। हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ा सा बोरियत महसूस हो, लेकिन प्रयास कीजिए, अगर आप कंटिन्यूटी रखते हैं तो आपको किसी प्रकार का बोरियत नहीं होगा दोस्तों, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, का हमें लासा निकालना है। देखिए दोस्तों, हमारे पास दो, हम ऐसा कर देते हैं दोस्तों, हम सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, सभी का प्राइम, सभी का अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। चाहे आप ट्री मेथड से कर लीजिए, चाहे आप जो मेथड हम बताने जा रहे हैं उस मेथड से कर लीजिए दोस्तों, है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड भाग विधि दोस्तों इसको बोल सकते हैं। देखिएगा, 2 एकन्नम 2, अब समझिएगा, यहाँ पे 2 एकन्नम 2, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 ही आया, 2 एकन्नम 2, तो यहाँ का एक, यहाँ 2 छंग 12 दोस्तों, फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, है ना दोस्तों। ये ठीक, ये 32 का आ गया दोस्तों। अब 127 का हम निकाल लेते हैं, ये हम आपको दो तीन तरीके से बताएंगे दोस्तों। देखिए, अब ये दोस्तों किससे कटेगा, 127 किससे कटेगा दोस्तों, 7 दो, देखिए नंबर सिस्टम का यहां यूज कर रहे हैं, हमने वहां क्या बताया था, 2 से तो दोस्तों कटेगा नहीं, क्योंकि इकाई के स्थान पर 7 है। अगर इकाई के स्थान पर 7 ना होता, 0 होता, 2 होता, 4 होता, 6 होता, 8 होता, तो ये 2 से कटता। अब आ जाइए 3 पे। 3 क्या कहता है दोस्तों, सभी अंकों का योग, 7 2 9 9 1 10, 3 से भी नहीं कटता दोस्तों, है ना, 3 से भी नहीं कटता है। अब हम किस पर आ जाए दोस्तों, अब हम अगर अगर आज मान लीजिए दोस्तों आ जाते हैं 7, वो 5 से भी नहीं कटेगा दोस्तों, क्योंकि 5 में 0 और 5 होना चाहिए, है ना। अब हम अगर 7 पे आ जाए दोस्तों, तो 7 एकन्नम 7, 7 5 12, 7 से भी नहीं कटता है ना दोस्तों, 7 से भी ये चीज नहीं कटती है। एक काम करते हैं दोस्तों, 127 को हटा लीजिए, 127 की जगह कुछ और कर दीजिए, वरना कंफ्यूजिंग रहेगा भी, जो चीज बताना चाह रहे हैं वो बता नहीं पाएंगे। हम यहां दोस्तों कर लेते हैं 100 121, है ना दोस्तों, 121 कर ले रहे हैं। देखिएगा, 121 किससे करता है दोस्तों, 11 से, सभी को पता है, 11 11 में 121, 11 एकन्नम 11, ये दोस्तों इसका हो गया। अब 15 पे आ जाइए दोस्तों, 15, तो 3 एकन्नम 3, 3 पच्चे 15,
फिर 5 एकन्नम 5, है ना दोस्तों। तो ये हमारे पास इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड आ गया दोस्तों। जैसे हम लोग ट्री मेथड में करते हैं दोस्तों, तो हमने वहां पर आपको ट्री मेथड बताया है, एक भाग विधि, अभाज्य गुणनखंड की भाग विधि, यही दोस्तों शायद भाग विधि कहलाती है। देखिएगा, अब हमने क्या कहा, हमें निकालना है इसका लासा। हम क्या करते हैं, 32 का जो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आया है उसको लिख लेते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 2, है ना दोस्तों। 32 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब हम 121 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं दोस्तों, 11 गुणे 11। फिर हम दोस्तों 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं, 3 गुणे 5। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, देखिएगा लासा लघुत्तम समापवर्ग, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। दोस्तों यहां ये बात अंडरलाइन कर लीजिएगा, सभी संख्याओं से, है ना। जहां से की बात होगी दोस्तों, जहां से की बात होगी वहां लघुत्तम समापवर्ग होगा दोस्तों। देखिएगा, अब यहां पर 2 है दोस्तों, यहां पर 11 है, यहां पर 3 है, यहां पर 5 है। हमें लासा में सभी संख्याओं पर नजर रखनी है दोस्तों, सभी संख्याओं पर नजर रखनी है। 2 2 अगर इसमें आया है तो इसमें कितनी बार आया है, समझिएगा दोस्तों। 2 अगर 32 में आया है तो कितनी बार आया है, 2 इसमें 1 2 3 4 5, 5 बार आया है दोस्तों। ठीक है, हम इसका लासा भी लिख रहे हैं दोस्तों। लासा हमने क्या कहा कि हमें सभी संख्याओं पर, 2 है, 11 है और 3 है और 5 है, सभी संख्याओं पर नजर रखनी है। और सभी संख्याओं से हमें सभी संख्याओं में हमें यही देखना है कि 2 इसमें कितनी बार आया है। तो देखिएगा, 2 इसमें 5 बार आया है, और कहीं 2 आया है दोस्तों, और कहीं 2 नहीं आया है ना, 2 0 बार आया है, और ना इसमें 2 है ना इसमें 2 है। तो अगर हम आपसे ये पूछे अधिकतम कितनी बार 2 आया है, अधिकतम कितनी बार 2 आया है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, यहां पर छोटी से छोटी तो बोला है, लेकिन यहां पर हमें यह देखना है कि अधिकतम कितनी बार 2 आया है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, यहां 0 बार, यहां 0 बार, अधिकतम 5 बार 2 आया है। तो जितनी बार अधिकतम आया है उतनी बार हम लोग लिख लेंगे दोस्तों, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। बात समझ गए दोस्तों। इसका लासा निकालने के लिए हमें यह देखना होगा सभी संख्याओं में अधिकतम, सभी संख्याओं में नहीं, मतलब सभी संख्याओं का अधिकतम संख्या, अधिकतम बार, सभी संख्याओं का अधिकतम बार हम लिखेंगे दोस्तों, वही हमारा लासा होगा। समझिएगा दोस्तों, हमने क्या कहा कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। आप देखिएगा, फिर 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा बल्ब सही कर दें। हाँ दोस्तों, तो हमने क्या कहा दोस्तों कि हमें लासा में दोस्तों अधिकतम बार देखना होता है कि सभी संख्या अधिकतम कितनी बार आई है, और सभी का अधिकतम लिखते हैं दोस्तों। 2 अधिकतम कितनी बार आया है दोस्तों, 2 अधिकतम 5 बार आया, लिख लिया। 11 इसमें आया है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो अधिकतम कितनी बार आया है दोस्तों, सभी, इसमें 0 बार आया, इसमें 0 बार आया, अधिकतम 2 बार आया, तो हम लिख लेंगे 11 गुणे 11 दोस्तों। 3 अधिकतम कितनी बार आया है दोस्तों, 3 अधिकतम कितनी बार आया है, 3 अधिकतम 1 बार आया है दोस्तों, तो हम लोग 3 लिख लेंगे। थोड़ा लासा दोस्तों टफ हो गया इसका, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। देखिए 5 अधिकतम कितनी बार आया है दोस्तों, 5 अधिकतम 1 बार आया है, तो 5 लिख लेते हैं दोस्तों। इन सभी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन सभी को दोस्तों आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका लासा आ जाएगा। हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, देखिएगा दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, है ना। 32 गुणे 15, 15 तय 45, है ना दोस्तों। 32 गुणे 15, तो हम जब 32 गुणे 15 करेंगे दोस्तों, समझिएगा, 32 गुणे 15 करेंगे तो 15 तय 45,
450 और 15 दूना 30, 480 दोस्तों, है ना। ये हमारे पास इसका वो आ गया दोस्तों। तो 480, फिर यहां पर 11 गुणे 11, अब हम 11 से करते हैं दोस्तों, देखिएगा। ये दोस्तों 11 से करने पर एक हमारा ये आया, है ना। ठीक, फिर हम 11 से करेंगे दोस्तों, फिर 11 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आएगा दोस्तों 11 0 0, 11 88, 8 अस्सी लाई 8, 11 दूना 22, 8 30, 80 लाई 11 25 55, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हमारे पास दोस्तों आएगा, ये हमारे पास इसका लासा आया दोस्तों, है ना। ये हमारे पास इसका लासा आएगा दोस्तों। हम एक एग्जांपल, थोड़ा सरल एग्जांपल लेकर सॉल्व करते रहे दोस्तों, इसमें कैलकुलेशन कम हो। इसमें हमने रैंडमली लिया दोस्तों, तो कैलकुलेशन इसमें ज्यादा हो गया। हम एक ये करते हैं दोस्तों, ये एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिएगा। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं दोस्तों। जैसे 26 156 का लासा, है ना दोस्तों। 26 और 156 का लासा, 26 और 156 का लासा, है ना दोस्तों, का लासा हम ये ले रहे हैं। 26 156 का लासा, देखिएगा दोस्तों, हमने 26 हमने 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, देखिएगा। 2 एकन्नम 2, 2 त्याई 6। फिर दोस्तों अब ये किससे कटेगा दोस्तों, ये 13 से कटेगा। फिर 13 एकन्नम 13 हो गया, है ना। तो 156 पर आ जाइए दोस्तों। तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 त्याई 6, 2 चौको 8, फिर 2 एकन्नम 2, 2 सत्ते 14, और फिर 17 एकन्नम 17 दोस्तों, है ना। अब देखिएगा दोस्तों, 26 का हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया, 2 गुणे 13, यहां आपको और अच्छे समझ में आएगा। और फिर हमने लिया 156, 156 क्या क्या आएगा दोस्तों, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 17। अब हमने लासा में क्या बताया दोस्तों, सभी संख्या को देखेंगे और अधिकतम जितनी बार आया होगा वो लिख लेंगे दोस्तों, वही उसका लासा होगा। देखिए 26 का 2 गुणे 13, 2 इसमें है, 2 दोस्तों इसमें है, 13 इसमें है, इसमें नहीं है, 17 इसमें है, इसमें नहीं है। देखिए 2 इसमें कितनी बार आया है दोस्तों, 2 इसमें कितनी बार आया है, 2 इसमें एक बार आया है। 2 इसमें कितनी बार आया है, 1 2 3, 2 इसमें 3 बार आया है, तो 3 बार लिख लेंगे दोस्तों। 2 हमने क्या कहा, अधिकतम जितनी बार आया होगा वही लिखेंगे सभी संख्या को। फिर 13 इसमें कितनी बार आया, 13 एक बार आया, इसमें कितनी बार, 0 बार। 13 एक बार, अधिकतम बार 1 आया है, लिख लीजिए। फिर अधिकतम बार 17 आया है, 1 लिख लीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, वही आपका आंसर होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना। और 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 गुणे 17, 17 चौको 68, 68 के 8, हंसी लाई 6, है ना। और 17 एकन्नम 17, 1768 दोस्तों, है ना। हमारे पास इसका जो लासा हो जाएगा दोस्तों, वो लासा क्या हो जाएगा, है ना दोस्तों। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तैया 6, ये दोस्तों यहां हमारा गड़बड़ हो रहा था। 2 तैया 6, 2 नवा 18, वही तो हम सोच रहे हैं दोस्तों। देखिएगा यहां पर एक बात समझिएगा कि यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है हम लोग का। देखिएगा 2 त्याई 6, अब 6 में एक यहां बचा, 2 नवा 18, फिर 3 एकन्नम 3, 3 त्रिका 9, फिर 13 एकन्नम 13 दोस्तों, है ना। 13 एकन्नम 13। अब देखिएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, हमको जो समझाना था कि अधिकतम बार, हमने उससे समझाया आपको, है ना। और बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब देखिएगा दोस्तों 26 का फिर हम करते हैं। 26 का हमने लिख लिया 2 गुणे 13, और फिर 156 का लिखा दोस्तों, 156 का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 दोस्तों। देखिएगा हमने क्या कहा, हमें देखना है दो अधिकतम कितनी बार आया है ना दोस्तों। दो अधिकतम कितनी बार आया है,
तो 2 अधिकतम यहाँ एक बार आया है, यहाँ अधिकतम 2 बार आया है, तो 2 अधिकतम 2 बार आया है, तो 2 बार यहाँ लिख लीजिए दोस्तों। 13 अधिकतम कितनी बार आया, 13 यहाँ पर एक बार है, 13 यहाँ पर एक बार, अधिकतम एक बार आया है दोस्तों, यहाँ पे लिख लीजिए। 3 अधिकतम कितनी बार आया है दोस्तों, 3 यहाँ 0 बार आया है, यहाँ एक बार आया है, तो 3 लिख लीजिए। अब इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 3 12, और 12 और 13 को गुणा करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 156, है ना दोस्तों। 12 और 13 को गुणा करेंगे तो 12 तेरहम 156, है ना दोस्तों। तो ये हमारा लासा हो गया दोस्तों, है ना। एक एग्जांपल हम और लेते हैं दोस्तों, एक एग्जांपल हम और लेते हैं, क्योंकि हमें ये कॉन्सेप्ट समझना है कि अधिकतम कितनी बार आया। बाकी हम इसको एक साथ में करके भी कर सकते हैं दोस्तों, हम एक साथ में एक बार करके दिखा दे रहे हैं, जिससे आप सभी को आइडिया हो जाए, क्योंकि आप सभी वही करते आए होंगे दोस्तों, है ना। तो देखिएगा, हमने क्या कहा, 26 और 156, तो देखिएगा 2 तेरहम 26 और 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर दोस्तों 2 से तो कटेगा, हाँ ये कटेगा, ये जो नहीं कटेगा उसको ऐसे लिख लीजिए दोस्तों, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18। अब दोस्तों 3 से, तो 3 13 नहीं कटेगा, लिख लीजिए, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिका 9 दोस्तों, फिर 13, 13 एकन्नम दोस्तों 13। ये हमारे पास दोस्तों लासा इसका क्या आ गया, ये भी तरीका हमारे पास है। इसका लासा हो गया दोस्तों 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 बराबर 2 दूनी 4, 4 3 12, और 12 को 13 से गुणा करेंगे दोस्तों 156, है ना दोस्तों। ये हमारे पास एक तरीका और हो गया, है ना। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको लासा समझ में आया होगा, और बेहतर तरीके से हम आगे बढ़ेंगे जब एक्सरसाइज पे आएंगे दोस्तों और एग्जांपल्स पे आएंगे, है ना। तो हम अब बात करते हैं दोस्तों मासा के लिए, है ना। अब हम कॉन्सेप्ट अपना लगाते हैं दोस्तों मासा में। देखिएगा, जैसे हमने इसमें कहा कि अधिकतम कितनी बार आया है, समझिएगा, पहले अधिकतम सभी संख्या को देखते हैं कितनी बार आया है, हमें उसमें क्या करना होगा, देखना होगा कि न्यूनतम कितनी बार आया है। मासा में हमें देखना होगा कम से कम कितनी बार आया है, लेकिन शर्त उसमें है कि दोनों में मौजूद वाली संख्या देखनी है। जैसे वैसे भी दोनों में मौजूद कम से कम बार में आ गया, है ना, लेकिन हमें दोनों में मौजूद हम देखेंगे तो ज्यादा हमें उसमें सोचना नहीं पड़ेगा, दोनों में मौजूद कम से कम कितनी बार आया है ना दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, हेडिंग डालिए दोस्तों, समापवर्तक। फैक्टर, देखिए समापवर्तक, वहां पर हमने दोस्तों समापवर्त लिखवाया था, यहां हमने समापवर्तक। देखिएगा दोस्तों, संख्या वह संख्या जो दिए गए, हम यहां पर दिए गए लिख ले रहे हैं दोस्तों, जो दिए गए सभी संख्या को, सभी संख्या को, जो दिए गए सभी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है दोस्तों। जो दिए गए सभी संख्या को, यहां पर दोस्तों वहां से आया था दोस्तों, यहां पर क्या आया है ना, तो थोड़ा सा इसको अंडरलाइन कर, सभी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है दोस्तों, पूर्णतः विभाजित कर देती है। वह संख्या जो दिए गए सभी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है दोस्तों, समापवर्तक कहलाती है ना, कर देती है दोस्तों, समापवर्तक कहलाती है, समापवर्तक कहलाती है ना दोस्तों। अब हम हेडिंग डालते हैं दोस्तों, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, जिसे हम लोग दोस्तों बोलते हैं HCF, या मासा लिख लीजिए दोस्तों, या मासा, थोड़ा सा उल्टा हो गया, समझ लीजिएगा, मासा। और इसे बोलते हैं दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर दोस्तों, ये होता है दोस्तों मासा। समझिएगा दोस्तों, हमने मासा, हमने क्या कहा समापवर्तक में दोस्तों, वह संख्या जो दिए गए सभी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है ना दोस्तों। वह संख्या जो दिए गए सभी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है दोस्तों, है ना, महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाती है दोस्तों। जैसे देखिएगा, हम जो इसकी परिभाषा लिख रहे हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या समापवर्तक कहलाती है दोस्तों। वह संख्या जो दिए गए संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है समापवर्तक कहलाती है। अब महत्तम समापवर्तक देखेंगे दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्या को, जो दिए गए सभी संख्या को, जो दिए गए सभी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है दोस्तों। यहां को वर्ड अंडरलाइन करिएगा दोस्तों, को पूर्णतः विभाजित कर देती है। लासा में हमने लिखवाया था से पूर्णतः विभाजित हो जाती है दोस्तों, यहां हम लिखवा रहे हैं को पूर्णतः विभाजित कर देती है, करती है ना दोस्तों। महत्तम समापवर्तक कहलाती है। महत्तम समापवर्तक कहलाती है ना दोस्तों। जैसे जैसे दोस्तों हम 26 और 156 ही ले रहे हैं, जो अभी हमारे पास एग्जांपल हमने लासा का लिया था, और बेहतर समझ में आएगा दोस्तों। 26 और 156 का मासा, देखिएगा दोस्तों, हमने 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, 2 तेरहम 26 और 13 एकनम दोस्तों 13। फिर हम 156 का दोस्तों प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 2 सत्ते 14, 2 त्याई 6, सॉरी सॉरी, फिर अभी गड़बड़ गड़बड़ हो जाता है। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 त्याई 6, 2 नवा 18, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9 और 13 एकन्नम दोस्तों 13, है ना दोस्तों। 13 एकन्नम 13। अब देखिएगा दोस्तों 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन दोस्तों क्या आया, 2 गुणे 13, और 156 दोस्तों, 156 का क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, है ना दोस्तों। अब हमने क्या कहा कि हमें क्या निकालना है, हमें मासा निकालना है, हमें दोस्तों मासा निकालना है। हमने क्या कहा, 2 इसमें बार इसमें आया है, 13 इसमें आया है, 2 इसमें आया है, 3 इसमें आया है, 13 इसमें आया है। ठीक, हमें सबसे पहले ये देखना है कि मासा में दोनों में संख्या मौजूद होनी चाहिए। तो 13 यहां मौजूद है, 13 यहां मौजूद है, ठीक, 2 यहां मौजूद है, 2 यहां मौजूद है। ये बात समझ में आई दोस्तों। हमें देखना है दोनों में मौजूद होना चाहिए, तो दोनों में मौजूद हमने देख लिया। अब हम देखेंगे, जैसे 2 इसमें आया है और 2 इसमें आया है, तो सबसे कम बार, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस लाइन को समझिएगा, सबसे न्यूनतम बार 2 किसमें आया है, कितनी बार आया है, न्यूनतम बार 2 कितनी बार आया है दोस्तों। तो न्यूनतम बार इसी में एक ही बार तो आया है दोस्तों, तो इसको लिख ले रहे हैं। फिर 13 इसमें आया है, 13 इसमें आया है, न्यूनतम कितनी बार आया है दोस्तों, न्यूनतम एक बार आया है। ये दोस्तों इसका मासा हो गया। बात समझ गया दोस्तों। देखिएगा, हमने देखा कि दोनों में कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में मौजूद है, तो 2 यहां मौजूद है, 2 यहां, 13 यहां, 13 यहां, लेकिन 3 से कोई मतलब नहीं दोस्तों, तो 3 को यहां पर इग्नोर मारिए, 3 पर देखना ही नहीं है। फिर हमने कहा 2 अगर इसमें आया है, 2 इसमें आया, सबसे कम बार कितनी कितनी बार आया है, न्यूनतम बार कितने बार आया है, तो न्यूनतम बार एक ही बार तो आया है दोस्तों, तो एक बार हमने 2 को लिख लिया। फिर 13 न्यूनतम बार कितनी बार आया है, 13 न्यूनतम बार एक ही बार आया है दोस्तों, है ना, तो हमने लिख लिया। यही हमारा इसका दोस्तों मासा हो गया, है ना। ठीक है दोस्तों, तो आपकी आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं दोस्तों। कल इस पर हम और अच्छे से एग्जाम्पल और क्वेश्चंस दोस्तों सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। दोस्तों आप प्रयास करिए दोस्तों समझने का, आप समझने का प्रयास करिए। शुरुआत में ही देखकर बोर मत होइए दोस्तों, है ना। और आप सभी चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए दोस्तों। अगर कोई
चीज नहीं समझ पा रहे हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, है ना, एक शालीनता के साथ कि नहीं ये हमें नहीं समझ में आया, एक बार फिर समझा दीजिएगा। जरूर दोस्तों उस पर विचार करके, और विचार करके उस पर जरूर उस पर काम किया जाएगा दोस्तों। धन्यवाद।